जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज बड़े दिनों के बाद हम वापस आए हैं अपने चैनल पर और आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो हम कंप्लीट करने वाले हैं। जल संचयन, जल पुनर्भरण, प्रदूषण से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए बना कर लाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना। लाइक ज़रूर करके जाना अगर पसंद है वीडियो तो। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके काम आएगी वीडियो। चलिए, देखो ये सब हमको पता है कि क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है हमको सब पता है, पर्यावरण क्या होता है हमने पढ़ रखा है। ठीक है, पर्यावरण पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो पर्यावरण किसे कहते हैं? जो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, ठीक, वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, हमारे चारों ओर से जो भी घेरा बना हुआ है वो सब क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ठीक, प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण का अर्थ होता है गंदगी या गंदा होना। अब हमारा जो पर्यावरण है, ठीक, पहले देखो ये जो हमारा पर्यावरण है, ठीक, इसमें अगर क्या होता है, हमारे जो चारों तरफ है पेड़ पौधे, जल, नदी, झील, तालाब, जो भी चीज़ें हैं, और जब इसमें कुछ अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं या कुछ गंदगी वगैरह हो जाती है तो क्या होता है, हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो जाता है। समझ रहे? प्रदूषित हो जाता है, इसको बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है ना, पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है प्रदूषण के कारण। ठीक, ये तो था मोटी मोटी बात। और कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले पर्यावरण प्रदूषण हमने बता दिया, आपको पता भी होगा। उससे पहले मैं कुछ बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे के लिए भी है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, जो भी सेमेस्टर है। अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट है, पर्यावरण आपके पास बुक है, ठीक है ना, ईवीएस है, चाहे सीटेट के लिए हो चाहे यूपी टेट के लिए हो। सीटेट वालों के लिए भी लाभकारी है। अगर आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आपके पास ईवीएस है, पर्यावरण प्रदूषण की बुक है, तो पर्यावरण से रिलेटेड आपको प्रश्न बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और एक बार लाइक ज़रूर करके जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टॉपिक हमारे सामने निकल कर आया है, वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जल संचयन। ठीक, तो ये जो जल संचयन है ये क्या होता है भाई? देखो, जल संचयन क्या होता है? जल संचयन का मतलब होता है, क्या होता है मतलब, वह तकनीक या प्रक्रिया जिससे वर्षा के जल को संचित किया जाता है। बात समझ में आई? संचित करना क्या होता है? इकट्ठा करना। जल संचयन क्या होता है? जल को इकट्ठा करना। ठीक, तो जल संचयन का मतलब यही होता है कि वह प्रक्रिया या वह तकनीक जिससे वर्षा के जल को संचित किया जाता है। जो पानी बरसता है ना, बारिश होती है, तो उसके पानी को जो है, जल को हम इकट्ठा कर लेते हैं, यही जल संचयन होता है। और इसे बाद में उपयोग के लिए हम स्थानांतरित कर सकते हैं, किया जा सकता है। ठीक है, इसका यूज़ हम बाद में भी कर सकते हैं, इसीलिए हम इकट्ठा करते हैं। इसमें छतों से जल को संचित करने के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करने के तरीके, तालाब, कुएं, खोदे गए गड्ढे और अन्य स्थानों में पानी को संचित करने के तरीके शामिल होते हैं। समझ रहे हो? जल संचयन कैसे करते हैं, किस किस के द्वारा करते हैं? तालाब में हम बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं, कुओं में इकट्ठा हो जाता है, कुएँ बनाते हैं, खोदे गए गड्ढे वगैरह खोद लेते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, वही जल संचयन कहलाता है। अब यहाँ पर ये तो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप चाहे ईवीएस अगर पढ़ रहे हैं तो पक्का, या साइंस में भी आते हैं ये टॉपिक, तो आपके विज्ञान के और पर्यावरण के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, अगला होता है जल पुनर्भरण, वाटर रिचार्ज। देखो, जल पुनर्भरण का अर्थ क्या होता है? जल पुनर्भरण का अर्थ होता है जल संसाधनों को पुनः भरने की प्रक्रिया। इसमें भूमि के अंदर पानी को संचित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि जलवायु और भूमिका, है ना। जल पुनर्भरण का मतलब क्या होता है? देखो, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में, जो कि कक्षा 8 में भी आपको 7 में भी मिल जाएगा। उसमें क्या होता है कि जल का जो होता है ना, जो जल, बारिश का जो पानी होता है, वो ज़मीन के अंदर धीरे धीरे रिस कर चला जाता है। तो जो बारिश का पानी होता है वो ज़मीन के अंदर जब रिस कर चला जाता है धीरे धीरे, इस प्रक्रिया को ही जल पुनर्भरण कहते हैं। ये तो शॉर्टली आपको बता दिया, जो कि आपको क्लास 7th ईयर्थ में भी मिल जाएगी, कक्षा 8 7 में भी।
ठीक है ना, जो सरकारी बुक्स होती हैं उनमें भी लिखा होगा। जैसे कि जलवायु, भूमिका, सांद्र खनिज और अन्य साधनों का उपयोग करके जल पुनर्भरण की प्रक्रिया से नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों को पुनः भरने में क्या होता है, मदद मिलती है और अनुपयोगी जल संसाधनों को बचाया जाता है। इन दोनों प्रकार के जल संरक्षण के उपायों का उपयोग करके हम जल संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और जल की आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है ना। जल संचयन और जल पुनर्भरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जल को इकट्ठा कर सकते हैं और भविष्य में हम इसका उपयोग कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जल संचयन क्या होता है, जल पुनर्भरण क्या होता है, समझ में आया हो। एक लाइक, एक कमेंट प्यारी सी, एक लाइक और एक कमेंट प्यारी सी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके काम आएगी। प्रदूषण की मैंने बात की थी, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण का गंदा हो जाना, ठीक है ना, वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार होते हैं भाई। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ये रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो मैंने यहाँ पर डिटेल में सब कुछ छोटा छोटा करके आपको इस तरह से बता दिया है कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बात की है रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में। तो ये क्या होता है, ये प्रदूषण होता क्या है। देखो, रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है कि वह प्रदूषण, यहाँ से है ये, वह प्रदूषण है जो विज्ञान और दूरसंचार के उपकरणों के उपयोग से उत्पन्न होता है। देखो, दूरसंचार के उपकरण का मतलब क्या हुआ है, आप समझ रहे हैं। जो विज्ञान साइंस के द्वारा टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं और जो दूरसंचार के माध्यम क्या होते हैं, मोबाइल फ़ोन आपका हो गया, सेल फोन वगैरह हो गया और ये टावर वगैरह हो गए, ठीक है ना, जो सिग्नल वगैरह भेजते हैं। तो इन उपकरणों के उपयोग से क्या होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, वायु, जल, भूमि के प्रदूषण शामिल हो सकते हैं, जैसे कि रेडियोधर्मी तरंगों के उपयोग से वायुमंडलीय प्रदूषण। अच्छा, इसके प्रभाव से क्या होता है, लोगों की स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बहुत हानिकारक होता है। और सबसे ज़्यादा हानिकारक किसके लिए होता है, पक्षियों के लिए, जो आसमान में उड़ते हैं, ठीक है ना, उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। आगे बढ़ो। मृदा प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं, दूसरा नंबर हमारा क्या है, मृदा प्रदूषण। ये क्या होता है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो जल, वायु और पर्यावरण के प्रदूषण के साथ ही जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है ना। मिट्टी भी तो हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है, मृदा। तो यह क्या है, वायुमंडलीय प्रदूषण, जलमंडलीय प्रदूषण और मिट्टी में उपस्थित विभिन्न धातुओं के कारण हो सकता है। समझ रहे हो। मृदा प्रदूषण के कारण कृषि उत्पादन, जल स्रोतों की सफाई और वनस्पति तंत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी होता है, जैसे कि किडनी की समस्याएं और कैंसर। मृदा प्रदूषण से क्या होता है, किडनी की समस्याएं होती हैं और कैंसर भी हो सकता है। मृदा प्रदूषण, मिट्टी का गंदा होना मृदा प्रदूषण कहलाता है। और किस वजह से होता है, आप पढ़ चुके हैं। विभिन्न प्रकार के जो धातु होते हैं, खाद वगैरह से भी क्या होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक, चलो आगे देखो। अगला कौन सा है हमारा, वायु प्रदूषण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये वाला वायु प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक गंभीर समस्या है जो नकारात्मक प्रभावों को मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव डालती है। यह वायुमंडलीय और नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न धुआं, धूल, रसायन, यातायात उत्सर्जन आदि के कारण होता है। वायु प्रदूषण किसके द्वारा होता है, वायु प्रदूषण भैया होता है किसके द्वारा, धुआं के द्वारा। वायु प्रदूषण होता है धुआं के द्वारा, धूल, रसायन, यातायात उत्सर्जन के द्वारा होता है। और वायु प्रदूषण से होता क्या कि अस्थमा की बीमारी हो जाती है, हृदय रोग हो जाता है, फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है वायु प्रदूषण से। ठीक है। और धुआं कहाँ से निकलता है, हमारे जो मोटर बाइक्स, जो वाहन वगैरह है, कार वगैरह है, ट्रक है ना, तो इनसे जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, वो भी, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। ठीक, ये सीधे कैंसर बनता है इससे, लंग्स, फेफड़े खराब हो जाते हैं और दमा की बीमारियां हो जाती है, अस्थमा जिसको बोलते हैं। ठीक, आगे देखो जल्दी से। और इसके नियंत्रण, ये देखो क्या लिखा है, इसके नियंत्रण के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता है, जैसे कि जल्दी और साफ वाहन प्रौद्योगिकी, ऊर्जा के स्रोतों का विकास, वायु शुद्धिकरण उपकरणों का उपयोग। तो जितना हो सके
हम क्या करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज करें जिनसे धुआं ज़्यादा न निकले। ठीक, अच्छे वाहनों का प्रयोग करें, ऊर्जा के स्रोतों का विकास करें, वायु शुद्धिकरण के उपाय मतलब अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि हमारा वातावरण एकदम शुद्ध बना रहे। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण, ये तीन ही अधिकतर आते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है? उस प्रदूषण को कहते हैं जो अत्यधिक और अनावश्यक ध्वनि के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण मतलब बहुत अत्यधिक शोर शराबा, जब बहुत ज़्यादा इतना शोर शराबा उत्पन्न हो जाए, इतना शोर उत्पन्न हो जाए कि हम उसे अपने कानों से सुन ना सकें, हम बर्दाश्त ना कर सकें, हम एकदम बहरापन उत्पन्न जब हो जाता है, हमें सुनाई देना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। आप डीजे आपके यहाँ पार्टी वगैरह में बजते होंगे, तो जब डीजे की वॉल्यूम इतनी खोल दोगे ना, बड़े भयंकर भयंकर डीजे आते हैं भैया, बेस पेटियाँ बड़ी बड़ी आती हैं साउंड की, तो अगर उनको फुल खोल देंगे ना तो क्या होगा, सुनाई देना बंद हो जाएगा, कान सुनने पड़ जाएंगे, सीटियाँ बजेंगी कान में, तो वहाँ पर होगा ध्वनि प्रदूषण। अब देखो, यह आवाज़ हवाई जहाज़ों, ट्रेन, बस, उत्पादन सुविधाओं, नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक और औद्योगिक कार्यालयों की मशीनरी के द्वारा उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण का लंबित रहने से नींद की समस्याएं, स्थायी सुनने की शक्ति का कमी, मानसिक तनाव, सुनने के नष्ट होने की समस्याएं हो सकती हैं। इसका नियंत्रण करने के लिए नियमित मापदंडों का पालन किया जाना चाहिए। शोर कम करने और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपायों का अनुसरण करना चाहिए। क्या समझ में आया? अभी बता रहा हूँ। देखो, कहने की बात यह है, अभी हमने बता दिया कि अधिक शोर शराबा से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। और इससे क्या प्रॉब्लम होती हैं, नींद की समस्याएं होने लगती हैं, हमें नींद नहीं ढंग से आती है। अगर ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा देर तक हो रहा है, लंबा चल रहा है, ठीक है, तो नींद की समस्या होगी भाई। सुनने की शक्ति, हम जो कोई बोलेगा, ठीक है, कोई बोलेगा पानी ले आओ, तो तुम नानी का नाम सुनोगे कि यार नानी को बुला दिया। कोई खाना, तो आप समझोगे बोल रहा है जाना। तो ये सुनने की प्रॉब्लम हो जाती है। मानसिक तनाव, ठीक है ना, डिप्रेस्ड होने, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सुनने की जो बहुत ही क्षमता नष्ट हो जाती है। और इसका नियंत्रण जो है वो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए कम आवाज़ पर, मतलब इतनी आवाज़ आप रखिए जो आपके कान बर्दाश्त कर सकें। आप मतलब कम आवाज़ में भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं। जल प्रदूषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। तो भैया, जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण जल स्रोतों, जल शरीरों या जल निकासी प्रणाली में अनुचित और अत्यधिक विषाणु, रासायनिक या फिर जीवाणु के प्रवाह के कारण होता है। इनके कारण प्राकृतिक जल स्रोतों, जल, देखो सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, ये तो मत पढ़ो। जल प्रदूषण क्या होता है? जल में जब कोई अवांछित पदार्थ, मतलब गंदे पदार्थ मिला दिए जाते हैं, अशुद्ध पदार्थ मिल जाते हैं, तो जल हमारा गंदा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो हो गया जल प्रदूषण। ठीक, कोई भी चीज़ प्रदूषित कब होती है? जब वो गंदी हो जाती है। तो जो नदियों, झीलों, समुद्रों, अंतरिक्ष जल को प्रभावित कर सकता है। जल प्रदूषण के कारण पीने का पानी, समुद्री जीवन और पानी संसाधनों को प्रभावित किया जा सकता है। इसे कम करने के लिए सख्त पानी शुद्धिकरण प्रक्रिया, जल संरक्षण अभियान, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम अपनाए जाते हैं। तो जल में क्या होता है, बहुत से लोग तालाबों में जानवर नहलाने लगते हैं, तो वो पानी गंदा हो जाता है, बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। शौच के लिए भी बहुत से लोग चले जाते हैं, तो उसमें भी बैक्टीरिया मतलब हो जाते हैं, सब कुछ गंदा हो जाता है, पानी पीने योग्य नहीं रहता। और ये जो फैक्ट्री से निकला हुआ जो कचरा वगैरह है, वो भी नहर तालाब में चला जाता है, तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इसके लिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभियान, जल संरक्षण अभियान चलाने चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम करने चाहिए, तभी तो हम जो अपना जल है उसको सुरक्षित कर पाएँ, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल नहीं होगा, हम खाना खाए बिना हम 10-15 दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर पानी ना मिले तो 2-4 दिनों में ही टपक जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक, अब ये हमारा टॉपिक आ गया है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लेना, लास्ट टॉपिक है। वायु प्रदूषण की अगर बात की जाती है, हमारे पास वायु प्रदूषण आया है, तो वायु प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं तो वायु प्रदूषण वायुमंडल में विभिन्न विषाणु, रासायनिक पदार्थ और अन्य अवास्तविक पदार्थों के उच्च स्तरों के कारण होता है। ठीक, यह वायुमंडलीय प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता है, जो मानव स्वास्थ्य, जलवायु और पर्यावरण को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों में वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक कारखानों का धुआं और रासायनिक उत्सर्जन शामिल होते हैं। ये शायद हो चुका है ऊपर,
चलो इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं फिर से। वायु प्रदूषण काय से होता है? काय से होता है? धुएं से होता है, रासायनिक उत्सर्जन शामिल होते हैं, ठीक है ना, वाहन के उत्सर्जन शामिल होते हैं। तो इन सब से क्या होता है? वायु प्रदूषण हो जाता है और इससे गंभीर बीमारी होती है, अस्थमा की, दमा की बीमारी हो जाती है, फेफड़ों की समस्या हो जाती है, कैंसर हो जाता है। और क्या करें? देखो, कोई भी प्रदूषण है उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है। मानव चाहे तो प्रदूषण बिल्कुल अपने शहर को ना ग्रीन सिटी बना सकते हैं हम लोग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ। अगर आपको ज़रूरत है, आप 1-2 पेड़ काट रहे हैं तो प्लीज़ उस 2 पेड़ की जगह आप 4 पेड़ लगाओ तो सही। आप काट सकते हो, 2 पेड़ काट रहे हो 4 लगा दो, अच्छी बात है। काट लो भाई, अपनी ज़रूरत पूरी करो, लेकिन 2 की जगह 4 लगाओ। बात समझ में आ रही है? और जल को गंदा ना होने देना, जल की बचत करना, जल को संरक्षित करना, जल संचयन करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले भविष्य में ना पानी की बहुत समस्या होगी। आने वाले समय में किसी सोने चांदी हीरा मोती को लेकर जंग नहीं होने वाली, पानी को लेकर जंग होगी। तो बस इतना कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को अगर आप देखकर अच्छा लगा हो, समझ में आई हो ये वीडियो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नए हों। ये वीडियो सभी के लिए है जो भी ईवीएस पढ़ता है, पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहा है या डीएलएड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है ना, अगर आपके पास पर्यावरण है, विज्ञान है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है अभी आपको बता दे रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @SHIVANSH_SIR। तो शिवांश सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हमारा यूट्यूब चैनल भी शिवांश सर नाम से है, टेलीग्राम चैनल भी शिवांश सर नाम से, इंस्टाग्राम आईडी भी शिवांश सर नाम से है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। तो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल से, टेलीग्राम चैनल से और यूट्यूब चैनल से, और आपको वीडियो कब आ रही है ये भी पता चल जाएगा। अगर कोई न्यूज़ आती है डीएलएड से रिलेटेड, वो भी आपको पता चल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जितना ज़्यादा हो सके जुड़ जाओ, और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।